मिशन इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज जो है अभ्यास संख्या आपका 5 क्या है? अभ्यास संख्या आपका 5 है और किससे संबंधित प्रश्नोत्तरी है, यानी कि वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तरी का आगाज होने जा रहा है। और कल तक जो है 25 प्रश्नोत्तरी आप देख चुके थे, ठीक ना। इसके पहले वीडियो में आप लोग 25 प्रश्नोत्तरी देख चुके थे। अब अगले जो शेष बचे हुए 25 प्रश्नोत्तरी है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो चुका है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, पुरजोर तरीके से आप लोग का स्वागत है। आप लोग कमेंट करने का प्रयास करिएगा और मैं आपको समझाने का और बताने का प्रयास करता हूं। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? यानी कि अनुनासिक जो वर्ण होते हैं कहाँ से बोले जाते हैं? कहाँ से बोले जाते हैं? नाक और मुंह से बोले जाते हैं। इनमें से कोई नहीं है। केवल नाक से बोले जाते हैं, केवल मुख से बोले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कमेंट करिएगा। जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनका संबंध किससे होता है? नाक और मुंह से, दोनों से होता है। किससे होता है? नाक और मुंह से दोनों होता है। आपके प्रश्न संख्या 1 में ए विकल्प सही, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका, ठीक है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है क्या? प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में आघोष महाप्राण ध्वनियां हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन से ऐसे वर्ण हैं जो आघोष हैं और महाप्राण है? क्या है? आघोष है और महाप्राण है। ए विकल्प आपका है ख, बी विकल्प है क, सी विकल्प है ड, डी विकल्प है धा, ठीक है ना। ए बी सी डी कौन सा विकल्प आपका सही है? देखिएगा, आघोष जो वर्ण होते हैं वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? आघोष कहलाता है। वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? आघोष कहलाता है। इधर देखिएगा, वर्गीय व्यंजन का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है क्या कहलाता है? आघोष कहलाता है। वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है ना, क्या कहलाता है? आघोष कहलाता है। प्लस तीनों सा, तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा। तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा क्या कहलाते हैं? आघोष कहलाते हैं। यानी कौन सा ऐसा वर्ण है जो आघोष भी है और महाप्राण भी है? तो महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा, वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। और प्लस इधर देखिएगा क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ऊष्म व्यंजन में जैसे आपका तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, काकल लवण हा, काकल लवण हा। अब पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो आघोष भी है और महाप्राण भी है? आघोष भी है और महाप्राण भी है। तो यहाँ देखिएगा, आघोष में वर्गीय व्यंजन का दूसरा आ रहा है, महाप्राण में वर्गीय व्यंजन का दूसरा आ रहा है। यानी कि जो वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ण होगा वह क्या होगा? आघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा। तो वर्गीय व्यंजन में का वर्ग में देखिएगा का, खा, आपका जो खा आ रहा है यह वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ण है, वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ण है। तो आपका ए विकल्प सही है। ए विकल्प सही है, क्योंकि का पहला वर्ण ये तो हो ही नहीं सकता, ये तीसरा ये हो ही नहीं सकता, ये चौथा ये भी हो ही नहीं सकता। तो आपका समानता किसमें है? दो में समानता है। तो आपका ए विकल्प सही होगा। कौन सा? ए विकल्प आपका सही होगा। आइए प्रश्न संख्या अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या, समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या बताना है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए विकल्प में है झा का उच्चारण तालु से है, ख का उच्चारण कंठ से है, ट का उच्चारण दंत से है, पा का उच्चारण ओष्ठ से। कमेंट करिएगा। पूछा गया है निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए वाला विकल्प आपका सुमेलित नहीं है।
बी वाला विकल्प आपका सुमेलित नहीं है, सी वाला विकल्प आपका सुमेलित नहीं है, तो डी वाला विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। इधर देखिएगा, जो पहला सूत्र हमने बताया था वह कौन सा सूत्र था, याद करिए, अकु विसर्जनीय नाम, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है ना। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यहां से आपका आ गया ह्रस्व का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ह्रस्व का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। का वर्ग में जैसे का, खा, गा, घा और अंगा, उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उसके बाद आपका आ गया है हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ है। यानी कि आकु विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि आक उच्चारण स्थान कंठ है, दीर्घा का उच्चारण स्थान कंठ है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, हा का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या, कंठ है। तो यानी कि जो दूसरे नंबर विकल्प में है वो आपका खा कहां से बोला जाता है, कंठ से। ये तो आपका सही है, तो हमको क्या बताना है, जो सुमेलित नहीं है, तो ये विकल्प आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये विकल्प क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक ना। उसके बाद दूसरा सूत्र आता है, दूसरा सूत्र आता है इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु। यहां देखिएगा ह्रस्व का उच्चारण स्थान तालु है, दीर्घ का उच्चारण स्थान तालु है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। चा, छा, जा, झा और या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। बड़े वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। यानी इन सबका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इनका क्या था, कंठ था, इनका क्या था, कंठ था। इन सबका उच्चारण स्थान क्या है भैया, तालु है। यहाँ देखिए कुछ ऐसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं, झा आपका है। तो कहा गया झा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, बिल्कुल सही, झा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ये भी विकल्प आपका सही है, लेकिन सुमेलित नहीं बताना है, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। फिर अगला सूत्र आता है आपका ऋतु रसा नाम मूर्ध है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। यहाँ पे देखिएगा री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और आपका इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और जो पेटलुआ सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और आपका दिया गया तीसरा विकल्प है टा का उच्चारण स्थान दंत है, तो यानी कि टा का उच्चारण स्थान देखिए दंत है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं दंत है, क्या है, मूर्धा है। तो आपका प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आपका सी विकल्प क्या है, सुमेलित नहीं है। सी विकल्प आपका सही है, C4 चेन्नई। और बाकी पा का ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है, ये गलत हो जाएगा। ये आपका सी विकल्प सही है। हमें असत्य कथन बताना था, जो सुमेलित नहीं था, सुमेलित नहीं आपका सी विकल्प है, बाकी सभी सुमेलित। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। कौन सी दो ध्वनियों को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। यानी अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर को अयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक और निरा अनुनासिक को अयोगवाह कहते हैं। लुप्त और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है ना। कौन सी दो ध्वनियों को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अयोगवाह। तो आपका अनुसार और विसर्ग, यानी कि जो आपका अनुसार होता है, अनुस्वार और आपका विसर्ग, क्या होता है, अनुसार और विसर्ग। हिंदी में अनुसार की संख्या 1 है और विसर्ग की संख्या भी 1 है। इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। आपका ए विकल्प सही है, आपका ए विकल्प सही है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, साधारण रूप से यानी साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी होता है ना। हिंदी लेखन में किस विराम चिन्ह का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, कमेंट करिएगा। किसका होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का होता है, पूर्ण विराम का होता है, कोष्टक का होता है, लाघव या निर्देशक चिन्ह का होता है। कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक ना। हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जो ये आपका होता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और ये आपका क्या होता है, इससे अंत में लगता है पूर्ण विराम होता है। क्या होता है? आपका पूर्ण विराम हो जाता है। अब कोष्टक वाला देखिएगा, कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, मझले होते हैं और सब एक कोष्टक हो जाता है। लाघव या लाघव चिन्ह क्या होता है? इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। निर्देशक, इसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। तो किस विराम चिन्ह का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? तो जिस विराम चिन्ह का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है तो वह क्या है? पूर्ण विराम। वह क्या है? पूर्ण विराम। विकल्प आपका बी सही है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनियां ना स्वर है ना व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? जो ध्वनि ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, जो ध्वनि ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? आस्वर कह सकते हैं, आस्वर व्यंजन कह सकते हैं, उभय स्वर कह सकते हैं, आयोग वाह कह सकते हैं। ठीक ना। जो ध्वनियां ना तो स्वर में आती हैं ना तो व्यंजन में आती हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? आयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोग वाह कहते हैं। आयोग वाहों की संख्या कितनी है? 2। आयोग वाहों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? अनुस्वार हैं, अनुस्वार हैं और विसर्ग है। अनुस्वार हैं और विसर्ग हैं, यानी कि ये आपका हो गया अनुस्वार और ये आपका हो गया विसर्ग। इन्हीं दोनों क्या कहा जाता है? आयोग वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोग वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोग वाह कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 31 में आपका डी विकल्प सही है। कौन सा है? डी विकल्प आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, ओष्ठ, अल्पप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी 4 विकल्प आपके सामने हैं। उन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो ओष्ठ से उसका उच्चारण स्थान है, अल्प प्राण भी है यानी सघोष या घोष भी है? तो कौन सा है आपका? ए विकल्प सही है, बी, सी, डी। कौन सा विकल्प सही है? अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपका ओष्ठ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपनाम ओष्ठ है। उपनाम ओष्ठ है, यानी कि उपनाम ओष्ठ है। उपनाम ओष्ठ क्या कहते हैं? ओष्ठ। उपनाम ओष्ठ। यहां पे देखिएगा, आपका हरस्व का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। पा वर्ग में जैसे कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ में। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक ना। इसमें देखिएगा, आपका चौथा विकल्प अपने आप कट जा रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी आपका ए विकल्प भी दिख रहा है, बी विकल्प और सी विकल्प। अब हम कंफर्म करेंगे यहां से। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा। वर्गीय व्यंजन का पहला और तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। प्लस अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण, यानी कि या, रा, ला और ओवा क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। तो वाह तो पहले ही कट गया, क्योंकि वाह का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है, और हमें क्या बताना था? ओष्ठ बताना था, तो वाह तो कट गया था अपने आप ही। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इन सब में वर्गीय व्यंजन का जो पांचवा आ रहा, कोई पांचवा तो है ही नहीं, तो ये भी कट गया, पांचवा कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, वर्गीय व्यंजन का तीसरा है क्या? इसमें से वर्गीय व्यंजन का तीसरा, बिल्कुल तीसरा हो सकता है, तीसरा है। वर्गीय व्यंजन का पहला है? पहला है ही नहीं। तो यानी कि आपका देखिएगा, पहला भी नहीं है, तो आपका बच्चा कौन सा? तीसरा। वर्गीय व्यंजन का तीसरा।
यानी कि देखिएगा ध्यान से, पांचवा है ही नहीं, कहीं पे दिख नहीं रहा, माँ तो दिख नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा आपको दिख रहा, क्या दिख रहा है? आपका बा दिख रहा, और बा आपका विकल्प में है, जबकि दूसरा होता नहीं, यानी दूसरा क्या, अल्पप्राण नहीं होते। अल्पप्राण दूसरा नहीं होते, कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। तो आपका बे विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा और तीसरा आपका मिल रहा, बा मिल रहा, तो आपका बा विकल्प सही हो जाएगा। बाकी ये भी गलत है, क्योंकि ये पहला वर्ण है और ये दूसरा है। और अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो घोष होते हैं यानी सघोष होते हैं, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आपका तीसरा यहाँ भी टैली खा रहा, तीसरा यहाँ भी टैली खा रहा, तीसरा यहाँ भी टैली खा रहा, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करिएगा। मूर्धन्य महाप्राण अघोष, अघोष कर लीजिए, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। यानी ए विकल्प आपका सही है, बी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, डी विकल्प। इधर देखिएगा, जो मूर्धन्य होते हैं, इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा, कु विसर्जन नाम कंठा होता है, ईचु ऐसा नाम तालु होता है, ऋतु ऐसा नाम मूर्धा होता है। क्या होता है? ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम मूर्धा, या मूर्धन्य कह सकते हैं या मूर्धा कह सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। टा, ठ, डा, ढा और ड़ा, टा, ठा, डा, ढा और ड़ा, ठीक है ना। और इधर देखिएगा, रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इस सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। यानी ये सब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है। और हमें देखिएगा, मूर्धा हो गया। और वर्गीय व्यंजन का महाप्राण, वर्गीय व्यंजन का दूसरा, चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। अघोष कौन कौन से कहलाते हैं? अघोष वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा। अघोष कौन कौन से वर्ण कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा। अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरा टैली यहाँ खा रहा है, दूसरा टैली यहाँ खा रहा है, दूसरा यहाँ टैली खा रहा, दूसरा यहाँ टैली खा रहा, और दूसरा यहाँ पे भी होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे भी होना चाहिए, जो मूर्धा से, जो मूर्धा उच्चारण स्थान है। तो आपका जो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी सब गलत है, बाकी सब क्या है? गलत है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है ना, वर्ण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भाषा के, किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को कहा जाता है। किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को कहा जाता है। किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को कहा जाता है। किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को कहा जाता है। यानी कि वर्ण किसे कहा जाता है? तो वर्ण किसे कहा जाता है? भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम ध्वनियों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। आपका सी विकल्प सही है, ठीक ना। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, ये रू, रू किन किन वर्णों से मिलकर बनता है? इनका क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद में करने के बाद जो क्रमांक आपका आएगा, कौन सा इसमें क्रमांक सही? ए विकल्प सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है, ठीक ना। यानी कि रू का जो वर्ण विच्छेद किया जाएगा, किस क्रमांक में कौन सा विकल्प ऐसा है जो आपका सही सिद्ध होता है, ठीक है ना। किस विकल्प में ऐसा है जो सही सिद्ध होता है? ए बी सी डी किस में होता है? जब देखिएगा, रा को हम स्वर रहित करेंगे, उसके बाद हरस ऊ को जोड़ दिया जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाता है? रू प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? रू। और रा को स्वर रहित करेंगे, उसके बाद दीर्घ ऊ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? दीर्घ ऊ जोड़ देंगे, हमें ए रुपया वाला रू प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? रू। और हमें पूछा गया ए वाला विकल्प है, ठीक ना। इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है? तो यहाँ कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है? देखिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बनेगा? रू बनेगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक ना। और ऐसा कुछ आपका बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब ऐसा आपका कुछ बना नहीं है,
ए भी नहीं हो सकता। तो यानी कि ये तीनों विकल्प क्या हो जा रहे हैं आपके, कैंसिल हो जा रहे हैं। बाकी शेष बचा हुआ आपका ए विकल्प सही है, ठीक है ना। ए विकल्प क्या है आपका सही हो जाएगा। बाकी सब विकल्प क्या, क्योंकि री का जो मात्रा होती है री की ऐसे लगती है, जैसे आप कृपा लिखते हैं ना, तो कृपा में किसकी मात्रा लगी है, री की मात्रा लगी। किसकी मात्रा लगी है, री की मात्रा लगी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर देखिएगा, शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है, यानी शुद्ध वर्तनी बताना किसका, अतिशयोक्ति का। शुद्ध वर्तनी किसका बताना, अतिशयोक्ति का बताना है। एक अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, तो शुद्ध वर्तनी ए विकल्प, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है कि नहीं। और हमने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया भी अतिशयोक्ति अलंकार का शुद्ध वर्तनी क्या होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, ए तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आपका कौन सा, ए विकल्प आपका सही है। क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति होता है, तो आपका ए विकल्प आपका सही। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न है उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है। यानी कालमान का अर्थ क्या होता है, काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ क्या होता है, समय। मतलब किसी को उच्चारण करने में या किसी वर्ण का उच्चारण करने में जो समय लगता है उससे हम क्या कहते हैं, जो समय लगता है उससे हम क्या कहते हैं। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, समास कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्रा। और जब हम पढ़ेंगे, जब स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे आगे चल करके, तो मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के हमने 3 भेद देखे। स्वर कितने भेद देखे थे, 3 भेद देखे थे। कितने भेद देखे थे, 3 भेद। लेकिन यह संस्कृत के अकॉर्डिंग है। 3 भेद जो किसके अकॉर्डिंग है, संस्कृत के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में पुलुत्व स्वर की गिनती नहीं की जाती है। हिंदी व्याकरण में पुलुत्व स्वर की गिनती नहीं की जाती है। तो कौन कौन से स्वर होते हैं जो हिंदी व्याकरण में प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला आता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा आपका आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है, दीर्घ स्वर। क्या आता है, दीर्घ स्वर। उसके बाद तीसरा आपका आता है, तीसरा आपका पुलुत्व स्वर आता है। क्या आता है, पुलुत्व स्वर आता है। क्या आता है, पुलुत्व स्वर आता है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जहां एक मात्रिक का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जहां एक मात्रिक का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जहां 2 मात्रिक का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और पुलुत्व स्वर किसे कहते हैं, जहां त्रिमात्रिक या उससे अधिक का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, पुलुत्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व, रुकिए, ह्रस्व, ह्रस्वी, ह्रस्वी, ह्रस्व और री। क्या आते हैं, और री। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, दीर्घा, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है ना, क्योंकि दीर्घ री आपकी संस्कृत में चलती, हिंदी में नहीं चलती। हिंदी व्याकरण में दीर्घ री का प्रचलन नहीं है। और दीर्घ री कहाँ चलती, दीर्घ री कहाँ चलती है, संस्कृत में चलती है ना। और यहाँ पे आपका आ जाएगा ओम। क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। और आपका प्रश्न पूछा क्या गया था कि उच्चारण के कालमान को, कालमान का मतलब समय का, जो उच्चारण करने में समय लगता है तो क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्रा। क्योंकि मात्रा के आधार पे हम स्वर के भेद देख रहे हैं। जहां एक मात्रिक का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जहां 2 मात्रिक का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जहां त्रिमात्रिक का उससे अधिक का समय लगता है उसे हम पुलुत्व स्वर कहते हैं। तो यानी कालमान का अर्थ क्या होता है, समय। यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय या किसी वर्णों को उच्चारण करते समय जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, कालमान कहते हैं। तो कालमान कहा जाता है। तो ये किसके आधार पर होता है, मात्रा के आधार पर होता है। तो इधर देखिएगा आपका डी विकल्प सही। व्यंजन तो है नहीं, व्यंजन में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। समास तो हो ही नहीं सकता। संधि वर्णों के विच्छेद को संधि कहा जाता है। ये आपका डी विकल्प सही। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से गा व्यंजन का सही रूप होगा। क्या बताना है, सही रूप होगा। ठीक है,
अब इधर देखिएगा, उच्चारण की दृष्टि से आपको बताना है, तो अपु विसर्जनीय नाम कंठ है, अपु विसर्जनीय नाम कंठ, अपु विसर्जनीय नाम कंठ है या कंठ, ठीक ना। यहां से देखिएगा तो अपु विसर्जनीय नाम कंठ है, यहाँ से ह्रस्व का उच्चारण स्थान कंठ, दीर्घा का उच्चारण स्थान कंठ और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा, उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उसके बाद इधर देखिएगा आपका हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, क्या है, कंठ है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका गा आ रहा, क्या आ रहा, गा। इधर देखिएगा कंठ सभी में है, कोई दिक्कत नहीं, कंठ क्या है, सभी में, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्शी व्यंजन सभी में, तो इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कंठ सभी में, स्पर्शी व्यंजन सभी में, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ देखना है कि इधर देखिएगा अघोष, अघोष क्या होता है, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण। अघोष क्या होता है, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, यानी गा कौन सा है, का, खा, गा, तीसरा है। का, खा, गा क्या है, तीसरा है। तो जहां भी तीसरा विकल्प मिलेगा वही आपका होना चाहिए, जबकि यहाँ अघोष में क्या है, पहला और दूसरा। तो अघोष जहां जहां है उसे हम काटेंगे, अघोष यहाँ भी है, ए भी कटेगा, और अघोष यहाँ पे है, ए भी, यानी ए विकल्प खारिज, डी विकल्प खारिज, यानी दो विकल्प आपके कट चुके हैं, दो विकल्प क्या हुए हैं, कट चुके हैं। अब हमें बी और सी देखना है। अब बी और सी अगर हम देखना है तो इधर देखिएगा, यहाँ महाप्राण को देख लीजिए, चेक करिए, महाप्राण में वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण। तो यहाँ पे देखिएगा वर्गीय व्यंजन का दूसरा चौथा नहीं, गा कौन सा है, तीसरा है। गा कौन सा वर्ण है, तीसरा है, तो वर्गीय व्यंजन का दूसरा चौथा भी, यानी जहां महाप्राण वो भी कट जाएगा, महाप्राण वाला भी कट जाएगा। अब बचा कौन सा आपका, बी विकल्प बचा, क्योंकि अल्पप्राण क्या होता है, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब इधर देखिए गा आपका तीसरा वर्ण है, गा आपका वर्गीय व्यंजन कौन सा है, तीसरा वर्ण है। गा कौन सा है, वर्गीय व्यंजन का, ख, गा, गा क्या है, तीसरा वर्ण है, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 38 में बी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा है क्या, जिन स्वरों में निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जो ओष्ठ की आकृति है क्या हो जाए, गोलाकार हो जाए, क्या हो जाए, गोलाकार हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। हमने देखा था ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने थे, दो थे। कितने थे, दो थे। कौन कौन से थे, पहला आपका आता है वृत्ताकार है, वृत्त स्वर, वृत्ताकार कर लीजिए, वृत्ताकार स्वर, और दूसरा आता है आवृत्तकार या आवृत्ताकार, आवृत्ताकार। अब इसको हम वृत्तमुखी भी कह सकते हैं, आवृत्तमुखी भी कह सकते हैं, वृत्ताकार भी कहते हैं, आवृत्ताकार भी कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा वृत्त प्लस आकार से बना है, वृत्त प्लस आकार से बना है। वृत्त का अर्थ होता है गोला, वृत्त का अर्थ क्या होता है, गोला। आकार का मतलब होता है मुख का आकार, आकार का मतलब होता है मुख का आकार, यानी ओष्ठ आकृति, यानी ओष्ठ के आकार। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी ओष्ठ आकृति गोलाकार हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार कहते हैं। कौन कौन से हैं, ह्रस्व, दीर्घ, ओ और क्या है, औ। और आपका पूछा गया है यानी ओष्ठ क्या हो जाए, आपके गोलाकार हो जाए, क्या हो जाए, गोलाकार हो जाए। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, सी विकल्प आपका सही है, सी विकल्प आपका सही है। और जिन वर्णों को बोलते समय हमारे ओष्ठ की आकृति गोलाकार नहीं होती है उन्हें आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलते समय हमारी ओष्ठ की आकृति गोलाकार हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी या वृत्ताकार कहते हैं। तो आपका सी विकल्प आपका सही है, बाकी सब गलत। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा है क्या, कौन सा वर्ण घोष नहीं, नहीं बताना है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। ए विकल्प आपका, बी, सी, डी, ठीक है। अब देखिएगा घोष यानी सघोष को ही हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। सघोष को ही हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। यानी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है,
सघोष या घोष कहलाता है। वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष या घोष कहलाता है। प्लस क्या कहलाता है? प्लस अंतस्थ व्यंजन, प्लस अंतस्थ व्यंजन, प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष कहलाते हैं, सघोष या घोष कहलाते हैं। प्लस सभी स्वर, सभी स्वर क्या है? सभी स्वर, यानी 11 स्वर होते हैं। प्लस आपका हा क्या कहलाता है? सघोष या घोष कहलाता है। क्या कहलाता है? सघोष या घोष कहलाता है। अब प्रश्न आपका पूछा क्या गया है, कौन सा वर्ण ऐसा है जो घोष या सघोष नहीं? निगेटिव प्रश्न बताना है, यानी कि नहीं है। तो यहाँ देखिएगा वर्गीय व्यंजन का जो पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा होते हैं, तो यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा देखिएगा, यानी का वर्ग में का, खा, गा, घा कोई है नहीं। चा वर्ग में चा, छा जा रहा है, क्या जा रहा? छा जा रहा है। यहाँ क्या जा रहा? आ जा रहा है। यानी सभी स्वर आते हैं तो स्वर को पहले कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 11 स्वर है ना। ए आपका स्वर है, ये कैंसिल हो जाएगा, आता है। ह्रस्व आपका स्वर है, कैंसिल हो जाएगा, आता है। आता है कि नहीं आता है? अब यहाँ पे देखिएगा, इधर देखिएगा, चा, छा, जा, झा और या, ये आपका चा वर्ग है। ये आपका क्या है? चा वर्ग है। चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, या आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका छा है, छा क्या है? वर्गीय व्यंजन का दूसरा है। छा क्या है? वर्गीय व्यंजन का दूसरा है। और यहाँ पे आपके सघोष या घोष कौन से वर्गीय व्यंजन के तीसरा या चौथे वर्ण होते हैं। तो छा आपका दूसरा है, तो आपका दूसरा यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, छा भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच कौन सा आपका रहा? यानी पांचवा वर्ण, अयम, गणनम, नासिका, चा, जो वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष कहलाते हैं। तो आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 11 स्वर होते हैं, तो 11 स्वरों में से 2 स्वर आपके मिल रहे हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हमें नेगेटिव प्रश्न बताना है, नहीं का जवाब देना है। तो जो नहीं आता है, यानी जो कौन सा वर्ण घोष नहीं है, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइएगा, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो यानी नहीं का जवाब देना, यानी नहीं है। ये तो है, डी वाला विकल्प भी आपका है, यानी स्वर भी है, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया, रुक जाइए, इसे हटा दीजिए। कौन सा पूछा? नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर सुधार कर लीजिए। कौन सा नहीं है? तो आपका ही बी विकल्प नहीं है, बी विकल्प आपका सही है, क्योंकि देखिएगा दूसरा वर्ण आता है, क्या है? दूसरा है। बाकी ये भी आपका है, पांचवा है, तो आपका पांचवा मिल रहा है, ये भी आपका है, सॉरी ये भी आपका है, ये भी आपका। नहीं बताना तो आपका डी विकल्प सही हो जाए, नहीं बताना है तो आपका कौन सा विकल्प? बी विकल्प आपका सही होगा, सुधार कर लीजिएगा, बी विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 40 में आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा है क्या? अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? क्या बताना है? महाप्राण का जवाब देना। किसका जवाब देना है? महाप्राण का जवाब देना है। तो महाप्राण कौन सा है? तो वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। प्लस आपका ऊष्म व्यंजन, क्या है? ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। यानी कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब पूछा गया कौन सा महाप्राण है। अब देखिएगा वर्गीय व्यंजन का दूसरा चौथा कहीं मिल रहा है, और यह देखिए का, खा, गा, आपका का वर्ग का का, खा, गा और घा। यहाँ देखिएगा, इधर देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा आपका खा दूसरा मिल रहा है, बिल्कुल सही, ये चौथा मिल रहा है, दूसरा चौथा मिल रहा है, तो आपका ए विकल्प सही, ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सका, क्योंकि ये पहला है, चावर का चा भी पहला है, या रा इसमें आते नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन आते हैं, ए भी नहीं आएगा। टी विकल्प आपका तीनों गलत है, बाकी ए विकल्प आपका सही है। आइए आगे चलते हैं। यहां देखिएगा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? तो अल्प प्राण कौन सा है? वर्गीय व्यंजन का पहला और तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी कि या, रा, ला और वा क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। प्लस सभी स्वर, सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी 11 स्वर होते हैं। तो कौन सा है? ठीक है ना, बताना क्या है, कौन सा है। ये देखिएगा, पहला तीसरा किस में मिल रहा?
यहाँ देखिएगा का, आपका का वर्ग का वर्ग का इधर देखिएगा, इधर का वर्ग का इधर देखिएगा, का वर्ग का खा गा घा और अंगा, का खा गा घा और अंगा। और आपको बताना क्या है, यानी वर्गीय व्यंजन का इधर देखिएगा, पहला का है, ठीक है का है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, गा है। तीसरा क्या है आपका, गा है, बिल्कुल सही। ए विकल्प आपका क्या है, सही है। ए विकल्प आपका क्या है, सही है। इधर देखिएगा ता था दा धा, इधर देखिए ता वर्ग का है आपका, ता आ जाता है, था आ जाता है, दा आ जाता है, हो ही नहीं सकता, दूसरा आ रहा है, ठीक ना। और बाकी सब क्या है, विकल्प गलत। ए विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान बताना है। क्या बताना है, इनका उच्चारण स्थान बताना है कि ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। इधर देखिएगा, नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा ए किन किन वर्णों को मिलकर के बना है, ह्रस्व आ प्लस ई से मिलकर के बना, ह्रस्व आ प्लस ई से मिलकर बना है। तो ह्रस्व आ का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, कंठ, वह क्या है, कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, इचु ऐसा नाम तालु, क्या है, तालु है। यानी कि ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। तो कंठ तालु यानी कंठ तालव्य किसमें है, डी विकल्प में आपका सही है। डी विकल्प आपका क्या है, सही। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने हित मित्र यार दोस्त के पास में शेयर भी कर दीजिएगा, इस सेशन का मजा लीजिएगा। और मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जो नए होंगे चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल शब्द के अंतर्गत आती है, घोष वर्ण के अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, तालव्य के अंतर्गत आती है। तो देखिएगा जो कक्षा वाला आपका छा त्रा ज्ञा और श्रा होता है, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। जो कक्षा वाला आपका छा है, का स्वर रहित प्लस मूर्धन्य सा से मिलकर के बना है। त्रा जो आपका ता स्वर रहित प्लस रा से मिलकर के बना है। ज्ञा जो है आपका जा स्वर रहित प्लस या से मिलकर के बना है। श्रा जो आपका तालव्य सा स्वर रहित प्लस रा से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है, रा से मिलकर के बना है। तो छा ध्वनियां किसके अंतर्गत आती है, इन चारों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या है, क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्षमा करिएगा, क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आप लोग कमेंट करिएगा संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है। अब आप लोग कमेंट करिएगा संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है, संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर लिखिएगा। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कक्षा वाला छात्रा ज्ञा और सरा को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो विकल्प आपका सी सही होगा, संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इसको कमेंट करिएगा संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। वही प्रश्न आ गया है फिर, मतलब दूसरा प्रश्न है, लेकिन जो हमने पीछे व्याख्या की है उसी से रिलेटिव आपका प्रश्न आ चुका है, ठीक ना। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन आपको बताना है। ए विकल्प सही है, बी सी डी बताइएगा। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपका, बी विकल्प सही है। क्योंकि देखिएगा ज्ञा भी आप इसके पहले देखे हैं, जा स्वर रहित प्लस यहाँ से मिलकर के बना है, क्या है, ज्ञा। इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और आपका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है, यानी किस क्रमांक में सघोष देखना है।
तो वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाते हैं। और प्लस आपका क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और क्या आते हैं? या, रा, ला, वा आते हैं। क्या आते हैं? या, रा, ला, वा आते हैं। और प्लस आपका क्या आता है? सभी स्वर आता है। सभी स्वर आता है। यानी कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। प्लस आपका हा आता है। प्लस क्या आता है? आपका हा आता है। और पूछा गया सघोष व्यंजन है, ठीक है ना। तो यानी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, देखिए का वर्ग में का, खा लगातार आ जा रहा, ये तो होगा ही, क्योंकि देखिए तीसरा, चौथा में से कोई होना चाहिए या पांचवा होना चाहिए ना। तो का के बाद खा, का वर्ग में का, खा आ जा रहा लगातार, तो पहला और ये दूसरा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक ना। यारा ला आ रहा, ठीक है, यारा ला मिल रहा है आपका, बिल्कुल सही है। और देखिएगा ता, था, दा आ जाता है, यानी ता और था दूसरा, ये भी नहीं होगा। पा, फा यानी पहला और दूसरा, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि आपका क्या आ जा रहा भैया? यहाँ पे या आ जा रहा है और प्लस रा आ जा रहा, तो ये आपका बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है आपका? बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न देखिएगा, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? क्या बताना है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो यानी कि ए विकल्प में या, रा, ला अघोष है, या वाह अघोष है, या डाढ़ा अघोष है, या तालब सा, दंत सा अघोष है। ए, बी, सी, डी कौन सा विकल्प आपका सही है? क्या बताना? अघोष बताना। क्या बताना है? अघोष बताना है। तो अघोष क्या होता है? वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। प्लस आपका तालब सा, दंत सा और मूर्धन्य सा क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आपका देखिएगा तालब्य सा और आपका दंत सा, डी विकल्प में मिल रहा है। तालब्य सा और दंत सा आपका डी विकल्प में मिल रहा है। ये देखिएगा अंतस्थ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंतस्थ किस में आते हैं? अभी देखे हैं, सघोष या घोष में या अल्पप्राण में आते हैं। वा या हा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपका ये भी नहीं है, आपका डी विकल्प सही है। क्या है? डी विकल्प आपके सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में मूल स्वर है? किस क्रमांक में मूल स्वर है? यानी कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? हरस्वा, हरसी, हरसु और री। ये क्या है? मूल स्वर है। ये क्या है? मूल स्वर है। अब पूछा गया किस क्रमांक में मूल स्वर है, तो ये आपका दीर्घ स्वर, ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी आपका दीर्घ स्वर है, ये आपका दीर्घ स्वर है, और ये दोनों क्या है? संयुक्त स्वर भी हैं। तो आपका मूल स्वर क्या है? हरसु आपका क्या है? मूल स्वर है। हरसु क्या है? आपका मूल स्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? यानी कि वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। प्लस तालब्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। यहाँ देखिएगा, अघोष बताना है आपका, ठीक है। ता और था आ गया, ठीक है। ये आपको देखिएगा पहला और दूसरा, ये तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। ए विकल्प आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ना हो ही, ए वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि पा, फा, बा तीसरा आ जा रहा, हो ही नहीं सकता। यहाँ टा, ठा, ढा तीसरा आ जाए, भी नहीं हो सकता। वाह और हा हो ही नहीं सकता। तो आपका ए विकल्प सही, ठीक है ना। प्रश्न संख्या अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस क्रम में विपरीत स्वर है? क्या बताना है? किस क्रम में विपरीत स्वर है और कौन से विपरीत स्वर है? ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आप देखते होंगे, एक आपका आता है समवृत्त स्वर। क्या आता है? समवृत्त स्वर आता है। दूसरा आपका आता है अर्ध समवृत्त स्वर आता है। क्या आता है? अर्ध समवृत्त स्वर आता है। उसके बाद आपका आता है विवृत्त स्वर आता है, विवृत्त स्वर आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? अर्ध विवृत्त स्वर आता है। क्या आता है? अर्ध विवृत्त स्वर आता है। क्या आता है? अर्ध विवृत्त स्वर आता है, ठीक है ना। यानी कि समवृत्त स्वर आता है, अर्ध समवृत्त स्वर आता है, विवृत्त स्वर आता है और अर्ध विवृत्त स्वर आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपका विवृत्त स्वर होता है वो दीर्घा होता है। क्या होता है? दीर्घा होता है। इसका जो छोटा भाई होता है, यानी कि हरस्वा क्या कहलाता है? अर्ध विवृत्त कहलाता है। प्लस
अय और औ क्या कहलाते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहलाते हैं। और जो आपका आगत स्वर होता है, जैसे ऑफिसर आप लिखते हैं, जो आगत स्वर होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत करते हैं। बाकी इनके जो छोट भाई हैं अर्ध समृत में चले जाते हैं, यानी ए और ओ कहाँ चले जाते हैं? अर्ध समृत में चले जाते हैं। बाकी जो शेष बचे हुए हरस्वी, दीर्घी और उसके बाद आपका हरस्सु, दीर्घु और री कहाँ पर आ जाता है? आपका समृत स्वर में। यानी समृत स्वर संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? हरस्वी, दीर्घी, हरस्सु, दीर्घु, री। और अर्ध समृत स्वर कौन कौन से? ए ओ है। विपरीत स्वर कौन सा? दीर्घ आ है। अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है? हरस्वा, अय और औ। और ऑफिसर वाला जो आपका आगत स्वर, इसे हम क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। ठीक ना? क्या कहा जाता है? आगत स्वर कहा जाता है। तो आप देखिएगा पूछा क्या गया है? विपरीत स्वर पूछा गया है, यानी विपरीत स्वर यही आपका है। देखिए किसमें मिल रहा है? आपका डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प आपका सही है। ठीक ना? चलिए आज की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक रहती है, क्योंकि अब प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक ना मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जहां भी रहिएगा मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास। जय हिंद।